हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हम लोग एमएसटी सीईटी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे बेटा 2019 का। हमने 28 तक सॉल्व किया था ना। सो 29 से आगे जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चंस देखते हैं ना। सो 29 नंबर की क्वेश्चंस पे क्या दिया हुआ है देखो। कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन की क्वेश्चन दी हुई है। सो 29 नंबर की क्वेश्चन अगर देखें तो एफ ऑफ एक्स हमको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमको 3x + 6 और जी ऑफ एक्स हमको दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स हमको दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 4x + k। और एक कंडीशन दिया हुआ है कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी सेम होगा तो k का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है। k का वैल्यू क्या बोला है, फाइंड आउट करने के लिए बोला है। सो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। सो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स यानी क्या हो जाएगा देखो, x की जगह पे किसको रखोगे, एफ ऑफ एक्स में जी ऑफ एक्स को रखोगे तो 3g ऑफ एक्स + 6 हो जाएगा। सो ये वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो ये कितना आएगा 3 इंटू जी ऑफ एक्स की जगह पे क्या रख दोगे 4x + k रख दिया मैंने, ये +6। सो ये जो वैल्यू है ये कितना हो जाएगा 12x + 3k + 6, ये हो गया हमारा फर्स्ट। अगर ऐसे ही फाइंड आउट करूँगा मैं, अगर ऐसे ही फाइंड आउट करूँ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, सो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कैसे फाइंड आउट करोगे, वही करते हैं। जी ऑफ 2 कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक्स की जगह पे 2 को रख देते हो। जी ऑफ 3 कैसे फाइंड आउट करोगे, जी ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे 3 को रख देंगे, वही कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ। जी ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे किसको रख देंगे, एफ ऑफ एक्स को रख देंगे, तो ये हो गया एफ ऑफ एक्स + k। अगर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू अगर मैं पुट करूँ तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू एफ ऑफ एक्स कितना है हमारा 3x + 6, ये +k। सो अगर यहाँ से देखें तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 12x + 24 + k, तो ये हो गया हमारा 2। और क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स सेम है। सो 1 और 2 सेम ले लेता हूँ, तो 12x + 3k + 6 यानी 12x + 24 + k आ गया हमारा, है ना। तो अगर इसको देखूँ तो यहाँ पे 12x तो कट ही जाएगा, वो तो ऑब्वियस था। अगर ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2k, ये 6 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 18। सो k का वैल्यू कितना आ रहा है 9 आ रहा है। तो सिंपल कंपोजिशन की क्वेश्चन थी। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ 2 कैसे निकालते हो, एक्स की जगह पे 2 को रखते हो। एफ ऑफ 3 कैसे निकालते हो, एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे 3 को रखते हो, वही कंसेप्ट है। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कैसे निकलेगा, एक्स की जगह पे जी ऑफ एक्स को रख दिया और उसकी वैल्यूज का यूज कर लिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। सो 30 नंबर की क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देख लो। इफ सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी बी 5 9 है ना, सम टू इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी यानी 9 दिया हुआ है। सम टू इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ एन जीपी 9 दिया हुआ है। फर्स्ट 2 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ जीपी 5 दिया हुआ है। तो अगर जीपी के अंदर है तो पहली 2 टर्म्स कैसे आएगी, पहला टर्म अगर ए रहेगा तो दूसरा टर्म ऑटोमेटिकली ए आर हो जाएगा बेटा, दूसरा टर्म ऑटोमेटिकली ए आर हो जाएगा। ये तो किसी को भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ये दिया हुआ है। और सम टू इन्फिनिटी दिया हुआ है, सम टू इन्फिनिटी दिया हुआ है। तो सम टू इन्फिनिटी यानी क्या होगा, फॉर्मूला हमको पता है। अगर सम टू इन्फिनिटी रहेगा तो एस एन की फॉर्मूला हो जाएगी a/1 - r। तो ये एस एन मतलब 9 दिया हुआ है तुमको, तो यहाँ से अगर रिलेशन बनाओ तो ये क्या हो जाएगा 9 - 9r = a। यही यहाँ से ले लेते हैं। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो a × 1 + r यानी 5 हो गया था। तो यहाँ से कौन सा वैल्यू ले लोगे, a का वैल्यू ले लो। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, सो 9 - 9r यानी 5/1 + r हो जाएगा ना। a का वैल्यू हो जाएगा, इसको अगर ले ले इधर, सो a का वैल्यू हो जाएगा 5/1 + r। यही वैल्यू इधर लाकर पुट किया हमने। इसको अगर सॉल्व करें हम लोग, सो 9 को बाहर निकाल के, 9 को अगर बाहर निकाल ले तो 9 × 1 - r हो जाएगा, क्योंकि ये इजी पड़ेगा सॉल्व करने में। 9 × 1 - r, 1 + r आ जा रहा है। सो 1 - r × 1 + r यानी क्या हो जाएगा 1 - r² हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 5/9। सो r² का वैल्यू हो जाएगा 5/9 - 1। सो यहाँ से r² की वैल्यू मिल जाएगी हमको। r² का वैल्यू हो जाएगा हमारा 5/9 - 1। ओके, गलत हो रहा है, 1 - 5/9 आएगा। सो ये हो जाएगा हमारा 4/9।
सो आर की जो वैल्यू रहेगी ये ±2/3 रहेगी। कॉमन रेशियो निकालने के लिए बोला है, कॉमन रेशियो निकालने के लिए बोला है, आर का वैल्यू क्या रहेगा ±2/3 रहेगा। अगर ऑप्शंस हम लोग देखें तो ऑप्शंस में +2/3 है ना, सो ऑप्शंस के अंदर क्या दिया हुआ है +2/3 दिया हुआ है। तो बस साइमल्टेनियसली दो इक्वेशंस को सॉल्व करके आ जाएगा। लेकिन इसमें ये समझना चाहिए कि सम टू इन्फिनिटी ऑफ जीपी की फॉर्मूला पता रहनी चाहिए, a/1 - r होगी, और पहली दो टर्म्स का एडिशन 5 दिया हुआ है, तो जीपी में है तो पहला टर्म अगर a रहेगा तो ऑटोमेटिकली सेकंड टर्म ar होगा, थर्ड टर्म ar² होगा, फोर्थ टर्म ar³ होगा, ऐसे चलता जाता हो। सो उस कंसेप्ट का यूज करके इसको हमने सॉल्व कर लिया। अगली क्वेश्चन पे जा रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखो तो 31 नंबर की क्वेश्चन, ये तो लॉजिक की सिंपल सी क्वेश्चन दी हुई है ना। निगेशन पूछा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, क्या पूछा हुआ है निगेशन, निगेशन फाइंड आउट करते टाइम पे सीधे सीधे याद रखना है निगेशन ऑफ, क्योंकि देखो क्वांटिफायर स्टेटमेंट्स यूज हो रहे हैं, सो निगेशन ऑफ फॉर ऑल है ना, ये इसको क्या बोला था अपन ने फॉर ऑल, क्या होगा देयर एग्जिस्ट है ना, फॉर ऑल की निगेशन क्या होगी देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट का निगेशन क्या हो जाएगा फॉर ऑल, देयर एग्जिस्ट का निगेशन क्या हो जाएगा फॉर ऑल। और कौन सी आ रही है उसके अंदर देखो, और कौन सी टर्म्स आ रही है, ग्रेटर देन का निगेशन, ये लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा, ग्रेटर देन का निगेशन क्या हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू। सो अगर मैं स्टेटमेंट देखूं निगेशन ऑफ फॉर ऑल n belongs to natural number, n belongs to natural number, n+7 should be greater than 6, ये हमारी स्टेटमेंट दी हुई थी, ये हमारी स्टेटमेंट दी हुई थी, तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा, ये हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ था, इसको एस से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। सो निगेशन ऑफ एस हो जाएगा बेटा हमारा, फॉर ऑल की जगह पे तो देयर एग्जिस्ट आ जाएगा है ना, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये तो बिलोंग्स टू वाला साइन है, वो स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, तो ये हो जाएगा n+7, ग्रेटर देन था तो इसको लेस देन और इक्वल टू 6 कर दिया। सो अगर इसको मैं देखूँ तो कौन सी ऑप्शन में आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन के अंदर आ रहा है ना, फर्स्ट ऑप्शन के अंदर आ रहा है, तो इसको सॉल्व कर सकते थे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, देखते ही सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ ये छोटी सी चीजें पता चाहिए इसमें कि फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट हो जाएगा, निगेशन करने के बाद ग्रेटर देन का लेस देन और इक्वल्स टू हो जाएगा, लेस देन और इक्वल्स टू भी देना है, इक्वल्स टू को भूलना नहीं है। अगली क्वेश्चन पे जा रहा हूँ, वेक्टर की क्वेश्चन है 32 नंबर की, दो वेक्टर्स दिए हुए और इनको क्या बोला हुआ है कोलिनियर बोला हुआ है, तो xi - 3j + 7k, और एक दूसरी वेक्टर दी हुई है एंड i + yj -zk। सो और फाइंड आउट करने के लिए बोला है वैल्यू तुमको xy² का, किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है xy² का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो हमको क्या बोला है, ये दो वेक्टर्स कोलिनियर है, ये दो वेक्टर्स कोलिनियर, तो हमको पता है अगर दो वेक्टर कोलिनियर रहेंगे तो इसमें अपन यूज अलग अलग चीजें कर सकते हैं कि वन वेक्टर स्केलर मल्टीपल ऑफ अनदर, ये कंसेप्ट यूज कर सकता हूँ, या तो दोनों की जो डायरेक्शन रेशियोज रहेगी प्रोपोर्शनल हो जाएगी, तो ये वाली कंसेप्ट यूज करना इजी जाएगा हमको। तो यहाँ पे i का कोएफिशिएंट हो गया x, इधर से i का कोएफिशिएंट हो गया 1, इधर j का कोएफिशिएंट हो गया -3, इधर से हो गया y, ये हो गया 7/- z = k। तो यहाँ से x y z की वैल्यूज निकाल लो, तो यहाँ से हो जाएगा x/1 यानी k हो जाएगा, -3/y यानी k हो जाएगा, 7/- z यानी k हो जाएगा। तो x का वैल्यू तो k हो गया, y की वैल्यू जो रहेगी वो -3/k हो जाएगी, और z का वैल्यू हो जाएगा -7/k। अब ये कौन सी एक्सप्रेशन में पुट करोगे, xy² z में पुट करो, तो xy² अगर फाइंड आउट करो तो ये तो k हो जाएगा x की जगह पे, y की जगह पे 9/k² आ जाएगा, 9/k² आ जाएगा, और z की जगह पे -7/k आ जाएगा, -7/k आ जाएगा, तो ये k कैंसिल आउट हो गया है ना, फिर से वो जो रिमेनिंग k रहेगा वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये फाइनल आंसर आएगा तुम्हारा -9/7, फाइनल आंसर क्या आएगा -9/7।
कौन सी ऑप्शन में दिया हुआ है देख लो। सो -9/7 -9/7 बी ऑप्शन में दिया हुआ है। सो ये समझ जाना चाहिए था। तो ये कुछ सिंपल सी क्वेश्चन थी ना, सिंपल सी क्वेश्चन थी, वेक्टर की। इसके पहले लॉजिक की जो क्वेश्चन थी वो भी काफ़ी कम टाइम के अंदर सॉल्व हो सकती थी ना। लेकिन अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें 33 नंबर का, सो ये जो इंटीग्रेशन की क्वेश्चन है ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा बड़ा है बेटा, है ना। तो पिछले 2 क्वेश्चंस में कम टाइम लगने वाला था सॉल्व करने के लिए, तो उनका जो टाइम है वो इस क्वेश्चन के अंदर यूटिलाइज हो जाएगा। क्या दिया है तुमको, इस क्या करेंगे देखो, इस टाइप की क्वेश्चंस में जनरली जब भी tan की 3 टर्म्स के साथ प्रोडक्ट में है ना, जैसे tan A इंटू tan B इंटू tan C, ये टर्म्स प्रोडक्ट में है ना, तो ये क्वेश्चन हमको ट्रिगो में भी देखने मिलता है। अगर इन तीनों एंगल्स के बीच में A B और C के बीच में एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला कुछ तो रिलेशन रहेगा ना, एंगल्स के बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाला रिलेशन रहेगा। सो ये 3 टर्म्स tan A इंटू tan B इंटू tan C एडिशन या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगी। देखो जैसे मेरे को बोलना क्या है, अगर मैं एंगल्स को देखूं तो एंगल्स क्या हो जाएगी, x माइनस अल्फा, x प्लस अल्फा और 2x, है ना। तो एंगल्स के बीच में अगर मैंने रिलेशन देखा तो 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, x माइनस अल्फा प्लस x प्लस अल्फा लिख सकता हूँ। तो इससे क्या होगा, 3 एंगल्स के बीच का रिलेशन मिल गया। अब दोनों साइड में अगर मैं tan अप्लाई कर दूं तो tan 2x यानी हो जाएगा tan ऑफ x माइनस अल्फा प्लस x प्लस अल्फा। सो ये हो जाएगा हमारा tan ऑफ 2x इज इक्वल्स टू, इधर से क्या हो जाएगा tan a प्लस tan b की फॉर्मूला लग जाएगी, तो ये हो जाएगा tan ऑफ x माइनस अल्फा प्लस tan ऑफ x प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस tan ऑफ x माइनस अल्फा इंटू tan ऑफ x प्लस अल्फा। ये क्लियर। अगर इस टर्म को इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा, देखो ये tan 2x इस पे मल्टीप्लाई होगा, tan 2x इस पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा tan ऑफ 2x इज इक्वल्स टू, सॉरी tan ऑफ 2x माइनस tan ऑफ 2x इंटू tan ऑफ x माइनस अल्फा इंटू tan ऑफ x प्लस अल्फा, है ना। ये टर्म इधर आ गई, तो राइट साइड वाली टर्म क्या हो जाएगी, tan ऑफ x माइनस अल्फा प्लस tan ऑफ x माइनस अल्फा, x प्लस अल्फा होगा, सॉरी। तो इसको अगर मैं देखूं तो इसमें से हमको कौन सा टर्म चाहिए बेटा, ये वाली टर्म चाहिए, है ना। तो यहां से मैं क्या बोल दूंगा, देयरफॉर tan ऑफ 2x इंटू tan ऑफ x माइनस अल्फा इंटू tan ऑफ x प्लस अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा ना। ये पूरा का पूरा टर्म उस साइड में जाता तो एडिशन हो जाता, तो ये हो जाएगा हमारा इज इक्वल्स टू tan ऑफ 2x माइनस tan ऑफ x माइनस अल्फा प्लस tan ऑफ x प्लस अल्फा। तो इस स्टेज में थोड़ा मेरा प्लस माइनस का फर्क हुआ था, वो तुम लोग देख सकते हैं एक बार। क्या किया मैंने, देखो tan 2x था तो ये वाली टर्म को इधर लेकर आऊंगा तो ये माइनस हो जाएगी, इस टर्म को इधर लेकर आऊंगा तो ये माइनस हो जाएगी, और ये कंप्लीट टर्म है ना, ये वाली कंप्लीट टर्म हमने इक्वेशन के उस साइड में ट्रांसफर कर दी, तो ये माइनस था तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यही जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये वाला जो ब्लू में लिखा हुआ है, वो यहाँ पे यूज कर सकता था। सो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से, आई यानी इंटीग्रल ऑफ, इसके जगह पे इसको मैं लिख सकता हूँ तो tan ऑफ 2x माइनस tan ऑफ x माइनस अल्फा माइनस tan ऑफ, इंटीग्रल को अगर हम लोग फाइंड आउट करें तो ये हो जाएगा log ऑफ sec ऑफ 2x अपॉन 2 माइनस log ऑफ sec ऑफ x माइनस अल्फा अपॉन x माइनस अल्फा की डेरिवेटिव तो 1 ही हो जाएगी बेटा, माइनस log ऑफ sec ऑफ, इसको इधर लिखता हूँ थोड़ा तो ये तो मिटा देता हूँ, माइनस log ऑफ इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस log ऑफ sec ऑफ x प्लस अल्फा अपॉन, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा नीचे में 1 प्लस। अगर दिया हुआ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन वहां पे दिया हुआ है तुमको, क्वेश्चन में अगर देखें तो पी क्यू आर फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो पी का जो वैल्यू रहेगा वो 1/2 हो जाएगा। सो पी हो गया 1/2। यहाँ से हमको क्या मिलेगा, क्यू पी क्यू आर। सो सेक ऑफ एक्स प्लस अल्फा वाला था
तो ये प्लस में था तो q का वैल्यू -1 हो जाएगा, वैसे ही r का वैल्यू -1 हो गया, r का वैल्यू कितना हो गया हमारा -1 हो गया। सो अगर मैं p प्लस q प्लस r को फाइंड आउट करूँ तो ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा -3/2। सो ये वाली क्वेश्चन थोड़ा सही से देख लो, अगर कोई कंफ्यूजन रहेगा तो पूछ सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दी हुई, पार्टिकल मूव सच दैट x इज इक्वल टू दिया हुआ है तुमको 2 + 27x 2 + 27t माइनस टी क्यू। तो क्या बोला है, द डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स आफ्टर अ मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ, है ना। सो पार्टिकल मूव्स ऑन सच दैट, तो x इज इक्वल टू दिया हुआ है तो x t के फॉर्म में दिया हुआ है। तो ये जो एक डिस्प्लेसमेंट की हमको एक दी हुई एक्सप्रेशन दी हुई है, x और t के बीच का रिलेशन दिया हुआ है। अगर मैं देखूँ, है ना, अगर इसको मैंने डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो मेरे को वेलोसिटी मिल जाएगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन दिया हुआ था, डिस्प्लेसमेंट को अगर डिफ्रेंशिएट किया तो वेलोसिटी मिल जाएगा, तो कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0 होगी, ये हो गया 27 माइनस टी क्यूब की डेरिवेटिव हो जाएगी 3t², है ना। अभी क्या बोला है, कौन सी पॉइंट पे जाके डायरेक्शन को चेंज करना है ना। तो अगर इधर जा रहे हैं अपन, जब डायरेक्शन चेंज करेंगे उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, एट पॉइंट एट विच डायरेक्शन इज चेंज, है ना। यहाँ पे हम लोग आके डायरेक्शन चेंज करेंगे फिर से, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा तुम्हारा 0 हो जाएगा, इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा हमको 0 हो जाएगा। सो वेलोसिटी 0 ले लेते हैं। सो dx/dt अगर 0 लूँ, dx/dt अगर 0 लिया मैंने, सो कितने टाइम के बाद में डायरेक्शन को चेंज करोगे ये हमको फाइंड आउट हो जाएगा। सो dx/dt अगर 0 लिया तो 27 माइनस 3t² इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर t का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा, टाइम है तो ये 9 हो जाता, तो 9 मतलब ये t का वैल्यू 3 हो जाएगा, इसमें तो किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा। तो कितना टाइम के बाद में डायरेक्शन को चेंज करने वाले हो, 3 यूनिट टाइम के बाद में चेंज करने वाले, तो 3 यूनिट टाइम बोला है, लेकिन हमको डिस्टेंस बोला था, है ना, कितना डिस्टेंस के बाद में हम लोग डायरेक्शन को चेंज करेंगे। तो ये t का वैल्यू x में ले जाकर पुट कर लेता हूँ। सो देयरफॉर x यानी क्या था 2 + 27 ऑफ t माइनस टी क्यूब। सो ये हो जाएगा 2 + 27 इंटू टी के जगह पे 3 को रख दिया, और ये टी क्यूब यानी 3 क्यूब। अगर इसको कैलकुलेट करा जाएगा x का वैल्यू आ जाएगा, ये हो जाता तुम्हारा 2 प्लस ये हो जाता हमारा 81 माइनस 27, तो ये अगर फाइंड आउट करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा तुम्हारा 56, है ना। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना था, जहाँ पे डायरेक्शन चेंज करेंगे उस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 रहेगा, है ना। तो कितना टाइम के बाद में डायरेक्शन चेंज करने वाले हो ये पहले फाइंड आउट किया, और वो कितना डिस्टेंस के बाद में होगा वो हम लोग t का वैल्यू अगर x में पुट करेंगे तो हमको मिल जाएगा। सो अगली क्वेश्चन पे जा रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखो, सिंपल सी क्वेश्चन दी हुई है। अगर w बार डॉट u बार क्रॉस v बार, इसको और क्या क्या लिख सकते हैं हमको बताना है ना। सो हमको पता है कि अगर 3 वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो, बाहर डॉट अंदर क्रॉस यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया। सो u v w ले लेता हूँ, है ना। तो इसमें क्या होगा, u बार डॉट v बार क्रॉस w बार, ये वाला वैल्यू v बार डॉट, है ना, साइक्लिक ऑर्डर में जाना है, v बार डॉट w बार क्रॉस u बार, ये वाला वैल्यू। वैसे w बार डॉट u बार क्रॉस v बार, u बार क्रॉस v बार, ये तीनों वैल्यूज तो सेम होगी। हमको क्या दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, और क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल्स टू बोला है। तो अगर फर्स्ट वाली ऑप्शन देखे तो ये वाली वैल्यू है, सेकंड वाली ऑप्शन देखे तो v बार w बार क्रॉस u बार ये वाली ऑप्शन थी। अगर c देखूं तो क्या दिया हुआ था, c में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन सी में u दिया हुआ है, u बार क्रॉस v बार डॉट w बार ऐसे दिया हुआ है। सो इसको देख लेते हैं एक बार, u बार क्रॉस v बार डॉट w बार। सो a डॉट b, ये जो चीज़ है यहाँ पे तुमको कंफ्यूज नहीं होना है, थर्ड और ये एक ही चीज़ है। देखो ये इसको अगर मैं मानूँ तो ये a बार डॉट b बार की फॉर्म में है, और ये वाली जो वेक्टर है ये कौन सी फॉर्म में दी हुई है, b बार डॉट a बार की फॉर्म में दी हुई है ना। यहाँ पे मैंने इस कंप्लीट वेक्टर को b बार माना है और इसको a बार माना हुआ है। तो ये a बार डॉट b बार है, यहाँ पे अगर देखो तो ये b बार डॉट a बार है, तो दोनों चीजें तो सेम होगी। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। अगर देखो तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, तो विच इज नॉट इक्वल्स टू पूछा था, तो ऑप्शन डी उसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, तो ऑप्शन सी भी सही रहेगा।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, अगली क्वेश्चन, सो अगली क्वेश्चन में क्या दिया है, साइन 18 की वैल्यू पूछी है ना। तो साइन 18 की वैल्यू पूछी है, वैसे अगर तुमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है तो तुमको डायरेक्टली याद चाहिए बेटा ये वैल्यूज, तो मैं एक चार्ट बना के देता हूँ, नहीं पता है तो देख लेना। तो साइन थीटा की वैल्यूज, ये कॉस थीटा की वैल्यूज ना, साइन ऑफ जैसे 18, 36, 54 और 72 डिग्रीज, ये वाला चार्ट हमको याद रखना रहता है। तो साइन का जो वैल्यू होगा ये होगा √5 - 1/4। ये वैल्यू अगर देखो तो ये √10 माइनस 2√5/4 हो जाता। अगर 54 डिग्री का वैल्यू देखें और 72 का देख लेते हैं, अगर 54 का देखें तो ये आ जाएगा √5 + 1/4 और ये वैल्यू हो जाएगी √10 + 2√5/4। सेम ही है, बट यहाँ पे माइनस है और इनमें इधर के साइड में जाने पे प्लस है। तो जब साइन थीटा की वैल्यूज पता है तो कॉस की तो इजीली लिख पाओगे। तो ये जो वैल्यू होगा वो यहाँ पे आ जाएगा कॉस के लिए। सो ये हो जाएगा 10 + 2√5/4। ये वाली वैल्यू कॉस के लिए यहाँ पे आ जाएगी तो √5 + 1/4। ये कैसे बोल रहा हूँ, साइन 18 मतलब ही कॉस 72 होगा है ना, साइन थीटा यानी कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा होता है, उसी रिलेशन का यूज करके बोल रहा हूँ मैं। सो ये हो जाएगा 10 - 2√5/4 और ये वाली वैल्यू लास्ट में चली जाएगी तो ये √5 - 1/4। तो तुमको साइन 18 और कॉस 18 वैसे ही 36, 54 और 72 की वैल्यूज को लर्न करना है। और ये चार्ट अगर तुमको याद रहता है तो अगर ऐसी क्वेश्चन कभी आती है तो तुमको इजीली सॉल्व हो जाएगी। तो अगर देखें हम लोग आगे, अगर देखें तो आगे क्या दिया हुआ है देखो, 38 नंबर की क्वेश्चन अगर मैं देखूं, प्लेन की क्वेश्चन दी हुई है। इफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ना, इफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 0,0,0 मतलब ओरिजिन से ड्रॉ किया, रफली डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। प्लेन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है इस पॉइंट से, और ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी तुमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4,2, -5। इसको अगर मैंने m बोल दिया, देन इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करना है। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करने के लिए पॉइंट ऑन द प्लेन पता चाहिए रहता है, पॉइंट ऑन द प्लेन को हम लोग a बार बोलते हैं, और उसका नॉर्मल वेक्टर पता चाहिए रहता है n बार। तो यहाँ पे क्लियरली दोनों चीजें दी हुई है हमको। सो पॉइंट ऑन द प्लेन हमको दिया हुआ है, सो a बार मतलब पॉइंट ऑन द प्लेन, तो 4i + 2j - 5k, और n बार मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन, n बार मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर टू द प्लेन। सो n बार अगर मैं देखूं तो n बार क्या दिया हुआ है मेरे को, दिस माइनस दिस फाइंड आउट कर लूंगा है ना। OM बार मतलब भी n बार होगा, सो OM बार मतलब भी n बार होगा, तो फाइंड आउट कर लूंगा तो ये भी वही आएगा 4i + 2j - 5k। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है तुम्हारी, इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है हमारी r बार डॉट n बार इज इक्वल टू a बार डॉट n बार। r बार बताने का जरूरत नहीं चाहिए कि एनी पॉइंट ऑन द वेक्टर होता है तो xi + yj + zk होगा, और n बार मतलब हो जाएगा हमारा 4i + 2j - 5k। और a बार डॉट n बार कैसे निकालोगे, i का कोफिशिएंट प्लस jj का कोफिशिएंट प्लस kk का कोफिशिएंट। तो ये वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 4 × 4 16, 2 × 2 तो +4, -5 × -5 तो 25 हो जाता। तो ये जो वैल्यू है ये मैंने a बार और n बार की लिखी हुई है। सो ये हो जाएगा हमारा 4x + 2y - 5z। इसको अगर फाइंड आउट करो तो ये 20, ये 45 होगा, ये इधर आके -45 इज इक्वल टू 0। सो ये चेक कर लेते हैं कौन सी ऑप्शन में आ रहा है। सो अगर ये मैं देखूँ तो 4x + 2y - 5z इज इक्वल टू 45, यानी ऑप्शन बी में दिया हुआ है ना। सो आज के लेक्चर में बेटा हम लोग यही तक सॉल्व कर रहे हैं। इसकी अगली पार्ट जो 5th पार्ट रहेगी है ना, हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है MSCT के पेपर को। सो 5th पार्ट में हम लोग अगला 39 से लेके तो 50 तक की सारी क्वेश्चंस कवर कर लेंगे, तो हमारा 2019 का जो पेपर है वो कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा, चलेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।